Now we move to heredity and environment relationship. Heredity and environment relationship. यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो आपको पढ़ाया भी गया है, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उन्होंने ये काम कर लिया है, बाकी जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं यहां समझा देता हूं. नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद कहता है कि हम वी आर रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. हम रिजल्ट हैं आनुवांशिकता और वातावरण के गठजोड़ का, अंतर संबंध का. तो हमारे अंदर हेरिडिटी से भी बहुत सारी चीजें आती हैं और हमारे अंदर एनवायरमेंट से भी बहुत सारी चीजें आती हैं. तो हमारा विकास जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एक कॉम्बिनेशन है. राइट? इसका मतलब हेरिडिटी और एनवायरमेंट जब मिक्स होती है तब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट निकलता है. दिस इज द फर्स्ट डिबेट. ये सबसे पहला डिबेट होता है डेवलपमेंट के केस में, दैट हम हेरिडिटी की देन है या एनवायरमेंट की. तो ऑब्वियस सी बात है, वो सभी थिंकर्स जिनका कि बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी की तरफ ध्यान होगा, वो सभी ये कहेंगे कि हेरिडिटी का ज्यादा रोल है. वो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो प्रो एनवायरमेंट थिंकर हैं, वो सभी कहेंगे हमारे ऊपर एनवायरमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है. परंतु हमें जो मुख्य रूप से याद रखना है वो ये कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही रोल है. राइट? दोनों के समागम से हमारा विकास होता है. दूसरा जो आता है, जब हम बात करते हैं सेकंड डिबेट की, तो सेकंड डिबेट जो है वो है, आर वी आउटकम ऑफ द नेचर यानी प्रकृति, और वी आर आउटकम ऑफ नर्चर या पोषण, प्रकृति पोषण डिबेट. तो प्राकृतिक रूप से अब प्रकृति क्या हो गया, नेचुरली हमारे अंदर जो चीजें हैं वो क्या हो गया, ये बेसिकली हेरिडिटी हो गया, और पोषण ये बेसिकली एनवायरमेंट हो गया. सो कंफ्यूज ना करें, इसको उसी तरीके से समझ लें, कोई इश्यू नहीं है. फर्स्ट एनवायरमेंट, चलिए बताएं, व्हाट इज फर्स्ट एनवायरमेंट ऑफ द किड. बच्चे के जीवन में सबसे पहला एनवायरमेंट कौन सा होता है? आपके जीवन में सबसे पहला एनवायरमेंट कौन सा होता है? जी, सबसे पहला एनवायरमेंट होता है मदर्स वूम्ब, यानी मां का जो गर्भाशय होता है वो सबसे पहला एनवायरमेंट होता है. इसीलिए कहा जाता है कि फूड, जितना न्यूट्रिशन मां लेगी उतना ही बेहतर एनवायरमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशियस एनवायरमेंट मिलेगा बच्चे को विकास करने के लिए. तो आप इसको पा सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में. ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होती है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें ज्यादातर कारण होते हैं ये न्यूट्रिशन फूड का ना मिलना. और जब आपको न्यूट्रिशियस फूड ना मिले वूम्ब में, तो आपका विकास बाधित होता है. इसके कारण बहुत सारे बच्चों में पैदाइशी कुछ विलक्षणताएं पाई जाती हैं, और वो जो विलक्षणताएं हैं उनका कारण होता है उन्हें सही एनवायरनमेंट का ना प्राप्त होना. राइट? तो ये जो सबसे पहली चीज है, ये कहां से है? ये पोषण से है, पैदाइश से पहले का पोषण. तो दो प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, एक होता है बिफोर बर्थ और एक होता है आफ्टर बर्थ. राइट? तो बिफोर बर्थ एनवायरनमेंट, दैट इज योर फर्स्ट एनवायरनमेंट.
अगर हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी, जीन्स, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस, रोल ऑफ गैमेट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ट्रेड्स, ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं ये नेचर नर्चर से जुड़ी हुई हैं। हमने इन सभी को लेकर के अभी जस्ट हमने 5 थियोरेटिकल बैकग्राउंड्स किए, 5 रिसर्चेस को हमने समझा, जिनसे कि ये चीजें आपको समझ में आती हैं कि ये फैक्टर्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल ऑफ हेरिडिटी। रूल ऑफ हेरिडिटी में इक्वालिटी, सबसे पहला जो रूल है वो है इक्वालिटी, यानी मदर एंड फादर इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं भाई, इक्वल कंट्री करते हैं तब पार्टी होती है, ठीक है ना। तो मदर और फादर का बराबर कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली मदर की जो मदर एंड फादर हैं और फादर के जो मदर एंड फादर हैं उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तो रूल ऑफ इक्वालिटी लागू होता है। दूसरा है रूल ऑफ वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन है ये कहां से आता है, तो ये आएगा एक्टिव और रिसेसिव, एक्टिव और रिसेसिव जीन से आपके अंदर वेरिएशन आते हैं, प्लस रोल ऑफ एनवायरमेंट, अगर लेमार्क की थ्योरी को देख लिया जाए। लेकिन हम यहां पे हेरिडिटी की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पे उसकी बात नहीं करेंगे। देन इट कम्स अबाउट रेट्रोगेशन। रेट्रोगेशन का मतलब होता है वापिस जाना, जिसे जनरली पौधों में पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड। आप अगर इसे सर्च करेंगे तो ये पौधों में पढ़ा जाता है, जिसे रेट्रोग्रेड कहते हैं। बॉटनी का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है वापस जाना, यानी कि आप समय में, अगर हम बात करें समय में, तो आप आगे जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर गुण पहले वाले भी वापस आ रहे हैं, राइट। तो इसे कहते हैं रेट्रोगेशन। तो हमारे अंदर सिर्फ हमारे पेरेंट्स से गुण नहीं आते हैं, हम नए गुणों को नहीं धारण करते, बल्कि हम अपने विकास में पीछे भी जाते हैं। तो यानी कि हम पिछली जो पीढ़ियां हैं उनसे भी प्राप्त करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज। सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज यानी कि सेग्रीगेशन। नेचुरली हमारे अंदर जब जीन आते हैं तो सेग्रीगेशन हो जाता है, यानी अलग अलग छंटनी हो जाती है, और उस छंटनी में हमारे अंदर कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज आती हैं मां से, कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज आती हैं पिता से, कुछ सिलेक्टेड आती हैं ग्रैंड पेरेंट्स से, सच एज। देन इट इज रूल ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल कंपेनियंस। अब मैटरनल और पैटर्नल कंपेनियंस का रूल है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि मां से ट्रांसफर होती हैं, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो मां से ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो पिता से ट्रांसफर होती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं और गुण भी हैं जो कि पिता से ट्रांसफर होते हैं। तो मैटरनल एंड पैटर्नल कंपेनियंस का एक गुण है इसमें। और उसके बाद में कोइंसिडेंस। इस सेग्रीगेशन के लिए कोई रूल नहीं है कि ये क्यों होता है, कौन सा एक्टिव रहेगा कौन सा रिसेसिव रहेगा। तो यहां पे हम कहेंगे ये संयोग है कि आपके अंदर ये वाले गुण आ गए और वो दूसरे वाले नहीं आए, राइट। इस तरीके से रूल ऑफ हेरिडिटी के ये 5 रूल्स हैं, राइट, नहीं 6 है, हाँ, तो 6 रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं और रोल ऑफ एनवायरमेंट की बात करते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं नर्चर की, अभी हमने बात की थी हेरिडिटी की। तो नर्चर में नर्चरेंस कि आप उसे कैसे पाल रहे हैं, क्या खिला पिला रहे हैं, कैसा एनवायरमेंट दे रहे हैं। फैमिली, परिवार रोल निभाता है नर्चर में। सोसाइटी डेफिनेटली एक रोल निभाती है नर्चर में, क्योंकि आप याद रखिए गैंग एज, बच्चा जब बाहर जाता है और खेलने के लिए जाता है तो वो लगातार प्रभावित होता है अपने पीयर ग्रुप से। एक मिनट में देख लूं आप कुछ लिख रहे हैं। जी जी जी,
अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया बात है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। हाँ, खैर, गैंग एज। इसके बाद आता है स्कूल। स्कूल के अंदर आपका नर्चर होता है, आपको एक एनवायरमेंट प्राप्त होता है, आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन, योर सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है वो कहां पे होता है? तो ये एक सोशलाइजेशन की एजेंसी है। स्कूल इज ए सोशलाइजेशन एजेंसी। कौन बात करते हैं? एमिली डॉकहाइम बात करते हैं, टालकोट पार्सन बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एल्थुजर, ग्रामसी बात करते हैं। इसके अलावा आपके नोन में जॉन डुई बात करते हैं। तो पियर्स, जिसकी हम बात कर रहे थे गैंग एज की, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इसका पियर का अगर गैंग एज के अलावा देखा जाए तो सबसे गहरा प्रभाव कब पड़ता है? एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में ये वो टाइम होता है जिस वक्त की आपको लगता है कि आप एक बिल्कुल रपुंजल हैं। रपुंजल मतलब वो एक स्टोरी सुनी होगी आपने रपुंजल वाली, की अकेली तन्हा लड़की जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसे कोई नहीं समझता, जिसको कोई तरजीह नहीं देता और उसे कोई नहीं जानता अंदर से। तो वो अकेली है, तन्हा है, तो उसे दोस्त की जरूरत है। तो ये एडोलेसेंस में सबकी स्थिति होती है, कोई नई बात नहीं है। सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया महत्वपूर्ण रोल निभाती है। रिलीजियस प्लेसेस, क्रिश्चियनिटी की बात कर लो, चाहे हिंदुइज्म की बात कर लो, चाहे इस्लाम की बात कर लो, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो उनका अपना एक इम्पैक्ट होता है नर्चर में। पार्क्स, जहां आप खेलने के लिए जाते हैं, प्ले ग्राउंड्स एंड पार्क्स। फूड एंड न्यूट्रिशन, आपको क्या खाने के लिए दिया जा रहा है। तो कई बार मैंने जैसा कि बताया आपको कि रोल ऑफ एनवायरमेंट में रोल ऑफ न्यूट्रिशन का एक बड़ा रोल होता है, जो फर्स्ट एनवायरमेंट होता है वहां से तो होता ही है, उसके बाद भी होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। सोशल स्किल्स, यानी कि आपके सामाजिक कुशलता कितनी है, वो आपके नर्चर में रोल निभाती है। और क्रिएटिंग ग्रुप्स, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्रुप का अपना एक रोल होता है। हम अकेले विकास नहीं कर सकते, तो हमारा विकास जो होता है वो जत्थों में होता है। हम झुंड में रहने वाले प्राणी हैं, तो अगर हम अकेले होंगे तो हमारा समाजीकरण प्रभावित होगा। अकेलेपन को आइसोलेशन कहते हैं। जत्थों में, फ्लॉक में रहना आपका काम है। आप क्लासरूम में जब पढ़ते हैं स्कूल में तो जत्थे में जाते हैं, घर में आप फैमिली के साथ रहते हैं, आप जत्थे में रहते हैं, फ्लॉक टुगेदर, है ना। बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई करती हैं, जत्थे में करती हैं। वो दूसरी बात है कि बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि फैमिली के साथ नहीं रहती, वो अकेले रहना पसंद करती हैं। ऑब्वियसली आपके पंख लग गए तो उड़ जाओ और अपना घोंसला खुद बनाओ, वहां तक की आजादी होनी चाहिए। लेकिन हमारा विकास जो होता है वो जत्थों में ही होता है। तो क्रिएटिंग ग्रुप्स, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके हमें रियलाइजेशन एडोलेसेंस में होता है, राइट। तो इसीलिए एडोलेसेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ आवर लाइफ। खैर, चलिए, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अभी हमने नर्चर और नेचर की डिबेट की बात की, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात की, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज development is more than a concept. Then what is development? Development is more than a concept. Development cannot be seen as simply adding inch to one's height or improving capacity. अगर हम इसकी बात करें कि किसी की हाइट बढ़ रही है या उसकी क्षमता बढ़ रही है, तो ये हो गई उसकी ग्रोथ। इसलिए इसको केवल हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, इंस्टेड इसके बजाय डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। याद रखिएगा, जहां तक हम ग्रोथ की बात करते हैं ये इजी प्रोसेस है। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है किसी भी इजी और कॉम्प्लेक्स में, वो क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला होता है मेजरमेंट। और सेकंड होता है ऑब्जर्व। जो ऑब्जर्व करके पता चल जाए या जिसको मेजर किया जा सकता हो वो सिंपल, जिसे जो आसानी से ऑब्जर्वेबल ना हो
और जिसका मेजरमेंट ना हो सके वो कॉम्प्लेक्स। अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन आपको इन दो फैक्टर्स को याद रखना है अपने केस में। चलिए, of integrating development is a complex process of integrating many structures and functions, whereas growth refers to growth of physical organs or the whole organism, which is quantitative. Thus growth in short is a side of development. सीधी सी बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ग्रोथ है ना भाई, वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रक्चरल होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रक्चर तो है ही, क्योंकि ग्रोथ तो डेवलपमेंट है ही, स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से वो फंक्शन भी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों है। तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये इजी है। ये इजी क्यों है? क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। मशीन पे खड़े होइए और अपना वजन माप लीजिए, हाइट माप लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसे मेजर नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत सारे टेस्ट वगैरह डेवलप हुए हैं जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, जिससे कि डेवलपमेंट को भी मापने की कोशिश की जाती है। स्कूल में क्या होता है, आपके स्कूल में एक टेस्ट लेते हैं स्कूल वाले और आपके डेवलपमेंट को मापने की कोशिश करते हैं कि आपने कितना डेवलपमेंट किया है। ठीक है ना। आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब आपके पेरेंट्स जाते हैं तो टीचर एक लाइन में बता देता है कि ओ आपके बच्चे में बहुत डेवलपमेंट है। ये बहुत वर्ड जो है ये मापन है, पर इसका आधार क्या है? क्या इसके लिए कोई एविडेंस है? तो वो एविडेंस क्या कहते हैं? हाँ, इसके पिछले पेपर में नंबर ज्यादा आए थे। तो ऑब्वियसली पेपर बनाने वाले आप हैं, चेक करने वाले आप हैं। या तो आपने पेपर बनाते समय ढील दे दी या फिर आपने नंबर देते समय ढील दे दी। फिर क्या हुआ? जब ये समस्या आने लगी तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बना दिए। ये सब क्या है? ये सब आपके डेवलपमेंट को मापने के किसी ना किसी तरीके हैं, जिन्हें की नाम दिया जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, है ना, एटीट्यूड, इन्वेंट्री एटसेट्रा। तो लेकिन डेवलपमेंट को पूर्ण रूपेण बिल्कुल भी मापा नहीं जा सकता, राइट? जिसमें कि इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है, रीजनिंग टेस्ट होता है। खैर, तो डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड इन वेरियस फॉर्म्स बाय वेरियस इंटेलेक्चुअल्स। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने कि डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। क्वेश्चन ये आता है कि आपको याद करने की जरूरत क्यों है? आपको याद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये वो ज्ञानी लोग हैं जिनका ज्ञान पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इसे याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जब आवश्यकता है तो हमें करना पड़ेगा। डेवलपमेंट क्यों नहीं काम कर रहे हो दोस्त? हाँ, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज that enables people to take charge of their own destinies and realize their full potential. क्लार्क ने 1991 में कहा था कि भाई डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है। अब यहां पे आपको यह समझ लेना चाहिए दैट थर्ड डिबेट इज प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी उत्पाद और प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। जितना हो चुका वो उत्पाद है और बाकी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो प्रक्रिया है ही है। तो आप इसको याद रखें, भूल जाएं। क्लार्क जी जो कह रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला है उनके लिए वो जरूरी था, परंतु डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ चेंज दैट इनेबल्स पीपल टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन डेस्टिनीज। लोगों को ये उत्साहित करता है कि वो अपने भाग्य
का नियंत्रण, वाह, मतलब कि वो जो कर पा रहे हैं वो सारी चीजें, एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, और अपनी क्षमता की सर्वोच्चता को प्राप्त कर सके, इसको डेवलपमेंट कहते हैं क्लार्क के अनुसार। पॉजिटिव चेंजेस इन द मटेरियल, सोशल, पॉलिटिकल, फिजिकल स्टेटस ऑफ अ कंट्रीज पीपल, तो इसे नेशनलिस्टिक, इसे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की गई थी। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड कैपेसिटी चेंज ओवर टाइम एज अ फंक्शन ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन मैच्योरिटी एंड द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की प्रक्रिया, कैपेसिटी में जो परिवर्तन आ रहा है, आपकी क्षमता में जो परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, आप जो फंक्शन कर पा रहे हैं, इंटरैक्शन कर पा रहे हैं अपनी मैच्योरिटी और एनवायरमेंट से। ये लिबर्ट, पॉलस एंड मार्मर की लाइन है, तो बेसिकली ये नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये क्लार्क की लाइन है। तो अगर आप कम से कम इसे तो याद कर लें तो ठीक ही रहेगा। जी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट आर दीज फोर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट? मैं थोड़ा सा जलमग्न हो जाऊं फिर आपको बताते हैं। जी, तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इसमें सबसे पहला जो डायमेंशन आता है वो आता है ग्रोथ, यानी वृद्धि या समवृद्धि, राइट। दूसरा जो डायमेंशन आता है वो है कैपेबिलिटी। इसका अर्थ होता है क्षमता, या कभी कभी बोला जाता है अभिक्षमता। थर्ड है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब हमेशा ही बोला जाता है परिपक्वता। और लास्ट इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट, यानी कि बेसिकली मैं इसको बोलूंगा अनुकूलन। आप इंटरैक्शन क्यों करते हैं एनवायरमेंट से? अनुकूल करने के लिए, यानी अडेप्टेशन। साधारण भाषा में इसे हम अडेप्टेशन भी बोल सकते हैं, पर अडेप्टेशन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट। ये चार फैक्टर हैं जिन चार फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका विकास, डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है कि विकास बहुआयामी होता है। राइट? किस तरीके से? अब गणितीय तरीके से बात करते हैं, जोड़ घटा वाले से। तो डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ जमा कैपेबिलिटी जमा मैच्योरेशन जमा इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट। इन सारी चीजों को जोड़ दीजिए तो ग्रोथ क्या हो गया? ग्रोथ हो गया बेसिकली आपकी हाइट, वेट, अबे यार ये कौन है, एटसेट्रा। और कैपेबिलिटी क्या हो गया? एक सेकेंड दीजिए मुझे।
कोई पाउडर बिंदी बेचने के लिए आए थे जिनको मेरी वाइफ की जरूरत थी, तो अब मैं कैसे लेकर के आऊं जो मुझे ही ना मिल रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। खैर, लर्निंग इंटेलिजेंस, रीजनिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें हो गई कैपेबिलिटी। और मैच्योरेशन, मैच्योरेशन यानी कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, तो जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है वो हो गया आपका मैच्योरेशन। और इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट यानी नीड के अनुसार अडेप्टेशन, जैसी जब जरूरत हो वैसे ढल जाना, इन सब को जोड़ दो तो ये बनेगा डेवलपमेंट, राइट। चलिए, तो डेवलपमेंट इज ए हॉलिस्टिक प्रोसेस। क्या कह सकते हैं हम? एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है, एक संपूर्णता की प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, इसमें फैमिली, पेरेंट, कल्चर, स्कूल, पेट्स, नेचर, पीयर, सभी एक दूसरे के साथ मिल करके और फिर जब भूमिका निभाते हैं तब जाकर के आपका डेवलपमेंट होता है। सो डेवलपमेंट इज बेसिकली ए हॉलिस्टिक प्रोसेस, राइट। तो याद रखेंगे आप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रिलेशन है उससे संबंधित बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि आपको समझना होता है। तो डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, वेयर एज ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स और द होल ऑर्गेनिज्म विच इज क्वांटिटेटिव। तो अगर हम बात करें तो ये लाइन कह रही है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, क्योंकि हमने जो बात की कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ बेसिकली स्ट्रक्चरल है, यानी संरचना के रूप में होती है, और डेवलपमेंट संरचना के रूप में तो होता ही है, साथ में क्रियात्मकता के रूप में भी होता है, यानी ये संरचना लागू कैसे हो रही है। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो वो हो गया डेवलपमेंट। तो अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो जहां ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। तो अगर हम यहां पे एक ऐसे करके यहां पे लिखें डेवलपमेंट, और इसके अंदर एक तो हो गया, ये होगा क्वांट, ये हो गया क्वांट, और ये हो गया जी क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो हो गया वो तो हो गया ग्रोथ, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिला करके डेवलपमेंट होगा। याद रखेंगे आप इसे, राइट। तो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, बिकॉज डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव फंक्शनिंग भी शामिल होती है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन द expected patterns as a result of perspective and experience, whereas growth refers to the organization of changes in all parts of the body, measured or quantization। मतलब कि जहां तक हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव चेंज को दर्शाता है, यानी विकासशील परिवर्तनों को दर्शाता है जो कि एक्सपेक्टेड पैटर्न में होते हैं, और रिजल्ट में आपका एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट होता है, आपका वैचारिक अवधारणात्मक विकास भी होता है। वेयर एज ग्रोथ रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेजर्ड और क्वांटिटाइजेशन, जिसको मापा जा सके, ऐसे आपके बॉडी पार्ट्स में जब परिवर्तन होता है तो उसको ग्रोथ के रूप में देखा जाता है। So,
ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय साइज, लेंथ एंड वेट। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है साइज, लेंथ, वेट के रूप में, whereas डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट के क्वांटिटेटिव पार्ट को तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव को मेजर करना संभव नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, पेपर में डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में एक और रिलेशन है, दैट इज ग्रोथ इज लिमिटेड। ये डिफरेंस है, ग्रोथ इज लिमिटेड। आपकी हाइट कितनी लंबी होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे जीवन काल में बढ़ते रहेंगे। पूरे जीवन काल में बढ़ते रहने का क्षमता किसमें होती है, बहुत सारे जीवों में होती है। जैसे ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं, उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य में, तो वो अपने पूरे जीवन काल बढ़ते रहते हैं। अजगर सांप होता है, अपने पूरे जीवन काल में बढ़ता रहता है, लेकिन हम नहीं बढ़ते, हमारी ग्रोथ लिमिटेड है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लगातार चलता है, सबसे पहली स्लाइड में ही बताया था आपको। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज दैट मेक्स द हेल्पलेस इन्फेंट मैच्योर एंड सेल्फ रिलायंट विच कीप्स मूविंग फ्रॉम बर्थ टू लाइफ लॉन्ग। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो चलता रहता है, और वो जो एक बच्चा होता है वो बड़ा होकर के आत्मनिर्भर बनता है, उसमें हेल्प करता है। They can keep measured and observed in one of the three manifestations: physical, mental and behavior। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो बिहेवियर में, मेंटल में और फिजिकल में होता है, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में होगा, राइट। तो जो फिजिकल वाला है वो एक लेवल तक होगा, लेकिन मेंटल और बिहेवियरल ये होता ही रहेगा, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है यहां पे। अब आते हैं और एक थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में इसको समझ लेते हैं। बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगी, एज इट इज सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। सर आई हैव हर्ड कि समवेयर ग्रोथ इज ऑल्सो क्वालिटेटिव। So my question is, which aspect growth could be qualitative or it is always quantitative? देखिए, आज के समय में लिटरेचर में और कुछ जगहों पे ग्रोथ शब्द का डिफरेंटली यूज किया जाता है, इकोनॉमी में और इसमें लिटरेचर में। उन केसेस में ऐसा माना जाता है कि जो ग्रोथ है वो क्वालिटेटिव भी होती है, बट साइकोलॉजिकल और चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागॉजी के प्रिंसिपल के अनुसार ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती है, राइट। सो अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, आप उसको दरकिनार कर दें, आप उसको इग्नोर मारें, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में बह करके और कुछ चीजें कर देते हैं, तो वो हमारा जो क्लियर कट नोशन होता है वो उसके मार्ग में बाधक ही होती है। अगर कभी आपको लिटरेचर या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो आपको बता देंगे कि वहां पे ग्रोथ का मतलब क्वालिटेटिव भी होता है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट वर्ड जो होता है वो एक अलग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ा जाता है। और जब हम मैक्रो या माइक्रो में ग्रोथ का यूज करते हैं तो उस ग्रोथ के अंदर हम पॉपुलेशन के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी, जनांकिकी के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी पढ़ते हैं। जब हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं तो वो डिफरेंटली यूज करते हैं। बट मैं कहूंगा कि ये शब्द का मिसयूज है, क्योंकि जहां पे क्वांटिटेटिव हो टर्म, आप ग्रोथ को केवल वहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ की सबसे पहली क्वालिटी है कि वो क्वांटिटेटिव होता है। चलिए, कंपोनेंट्स। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका एक हिस्सा ग्रोथ है, जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है। डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म
It involves an increase and it include all the changes that occur within the organism. व्यक्ति के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं ये उन सभी को दर्शाती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेग्रीगेटेड, कुछ लिमिटेड चीजें हैं. इट इंक्लूड्स aspects of physical and intellectual, emotional, social, beauty and moral, including characteristic development. आपका जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको डेवलपमेंट दर्शाता है. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी इसको वृहत लेवल पे समझा जा सकता है. इसी का एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ. तो ग्रोथ इज ए कॉम्पोनेंट टर्म. ग्रोथ इज ए कॉम्पोनेंट टर्म, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, और इस कॉम्प्रिहेंसिव टर्म का एक कॉम्पोनेंट ग्रोथ है. इस तरीके से आप इसे याद रखें. अब यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी डेवलपमेंट वर्ड यूज होगा तो पॉजिटिव चेंज के लिए होगा, सकारात्मक परिवर्तन के लिए होगा, राइट जी. नॉट कॉन्टिन्यूअस. ग्रोथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. हम बात ह्यूमन बीइंग की कर रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ग्रोथ इज ए continuous process. Growth is not a continuous process. It starts with conception but ends at a certain age. Mostly it stops when the person gets maturity. अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, मेच्योरिटी कब आती है? व्यक्ति कब मेच्योर हो जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर बड़ा डिफरेंट है. आपको एक आंसर बता देते हैं, 18 ईयर्स. यानी वयस्क होने का मतलब आप मैच्योर हो गए. वयस्कता, मैच्योरिटी को प्राप्त करने की एज है, ये मान लीजिए आप, ठीक है. और हमारे यहां वयस्कता की एज 18 ईयर्स है, इसलिए 18 ईयर्स में आपको मैच्योरिटी आ जाती है. तो ग्रोथ जो होती है आपकी वो लगभग मैच्योरिटी के आसपास समाप्त हो जाती है. अब कोई कहता है कि वजन तो मेरा अभी भी बढ़ रहा है. ऑब्वियस सी बात है, आपका वजन तो बढ़ेगा क्योंकि आप खाते ज्यादा हैं, आप घूमते नहीं है, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते. तो ये हमारा वियर एंड टियर है. ध्यान रखना या ध्यान ना रखना, उसके कारण ये हो रहा है, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो सस्टेनेबल होता है. डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सस्टेनेबल मीन्स सतत ना रुकने वाला. इट स्टार्ट्स विद द बर्थ, नो, इट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्शन. बर्थ की जगह पे यहां पे आप याद रखेंगे कॉन्सेप्शन. यानी आप जब गर्भाधान हुआ तभी से आपका डेवलपमेंट चालू हो जाता है. एंड चाइल्ड एंड विद द डेथ ऑफ द पर्सन. मृत्यु के टाइम तक इट कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सन. ये व्यक्ति का पूरा जो लाइफ स्पैन है उसको कवर करता है. कि और कुछ केसेस में तो बड़ा ही अजीब है. जैसे आपने अभिमन्यु की शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा कि अभिमन्यु पेट में था और उसी वक्त उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था. क्या उसने जो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा वो उसकी शिक्षा है या नहीं है? बिल्कुल है. इसका मतलब क्या है? जो इंडियन फिलॉसफी है वो ये मानती है कि जो लर्निंग होती है वो बर्थ से पहले ही चालू हो जाती है. इसलिए बर्थ बोलना गलत होगा, कॉन्सेप्शन बोलना ठीक होगा. चलिए जी. Changes in the spatial aspect increase the change in the particular aspect of the body and behavior. आपकी बॉडी और बिहेवियर के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जब चेंज होता है तो उसके लिए ग्रोथ होता है एज ए होल.
जिसकी हमने सबसे पहले बात की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो एज ए होल होता है, जो कि बिहेवियर, चाहे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, चाहे डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात हो, सभी में कंप्लीट ग्रोथ को कह लें या कंप्लीट पॉजिटिव चेंज को कह लें, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है, राइट। सो नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन ग्रोथ, साइज, height, weight is mentioned. It means development of the heart, brain, muscles and body in general. This refers to quantitative change. जबकि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों को मिला दें तो डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर, फॉर्म्स एंड शेप एज वेल एज इंप्रूवमेंट इन द फंक्शन। तो आपके कार्य करने से लेकर के आपकी संरचना तक, इट मीन्स बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को मिला दें तो वो डेवलपमेंट है जी। स्ट्रक्चर, तो ग्रोथ जो होता है वो स्ट्रक्चर या बॉडी इंप्रूवमेंट के रूप में होता है, जबकि इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के रूप में डेवलपमेंट रेफर्स टू improvement in structure as well as improving the function of the different parts of the body and showing the behavior of the person, चाहे वो physical, intellectual, emotional, social, ethical कोई भी हो, वो सारी चीजें डेवलपमेंट का हिस्सा है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये सेलुलर होता है। इट कैन बी सीन इन सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ यानी कोशिका समृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो होता है बॉडी का, उसके रूप में इसे देखा जा सकता है। तो जैसे कि 18 वर्ष की आयु तक आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट मोर और लेस नहीं बढ़ती, यानी मैच्योरिटी तक, लेकिन वेट बढ़ता रहता है। तो ग्रोथ का एक पार्ट है वेट, जो कि आपका बढ़ता रहता है। तो वो किस टाइम तक बढ़ता है वो डिपेंड करता है, वो सभी के लिए एक सा नहीं है, सभी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि बढ़े। तो और वो ग्रोथ का हिस्सा है, इसलिए वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन, तो डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दोज पार्ट्स दैट ग्रो एंड क्रिएट डाइवर्सिटी। तो जो ग्रोथ है, सेलुलर ग्रोथ के अलावा जो दूसरी ग्रोथ हो रही है, उन सबको अगर ऑर्गेनाइज कर दो, एक जगह संगठित कर दो, तो वो डेवलपमेंट हो जाएगा। इनहेरेंट बिलीफ इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में एक इनहेरेंट बिलीफ क्या है? तो जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, तब आप बेसिकली आप किस चीज की बात कर रहे हैं? ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एंड। ह्यूमन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल, कम से कम ये 3 एस्पेक्ट होंगे ही। डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट जरूरी है। फ्लेक्सिबल और अमेंडेबल, डेवलपमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल होगा, अमेंडेबल होगा, यानी चेंज होता रहेगा उसके अंदर। एकेडमिक कंसर्न्स, डेवलपमेंट का हिस्सा है एकेडमिक कंसर्न्स, यानी कि शैक्षिक विकास। और यहां पे संशोधन याद रखिएगा, यानी इसमें परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। सर्कमस्टांसेस और कंटेक्चुअल, यानी कि संदर्भिक विकास। विकास जो होता है वो हमेशा संदर्भ में होता है। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, इस पे बात हो चुकी है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एक अंतर्निहित प्रक्रिया के रूप में होता है ये। कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो याद रखिएगा ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट के एक साथ कार्य के रूप में होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, इसको हमेशा याद रखिएगा। यहां पे डेवलपमेंट है, इंटर रिलेटेड का प्रिंसिपल हमने किया था, यानी अंतर संबंधित होते हैं, राइट। सो इसे आप याद रखेंगे, दैट इज इट। सो नेक्स्ट, आज इसे कंप्लीट नहीं करते हैं,
और